बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 12। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भौगोलिक रूप से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो उनके रूप में हम आज पहले पार्ट के रूप में देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम ये देखते हैं बच्चों कि पर्यावरण क्या है और प्रदूषण क्या है। पर्यावरण क्या होता है और उसका प्रदूषण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण के बारे में हम देखते हैं, नाम से हमें पता चल रहा है परि प्लस आवरण। छोटी क्लासेस में भी बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा था, परि प्लस आवरण। परि अर्थात हमारे चारों तरफ, आवरण जो भी चारों तरफ आवरण है, ठीक है, जो वस्तु है, जो चीजें हमारे चारों तरफ है बच्चों, वो सब किस में आते हैं? पर्यावरण में आते हैं। तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। तो जो भी वस्तु हमारे आसपास है, विद्यमान है, वो सब किस में आते हैं? पर्यावरण में आते हैं। अर्थात जो भी वस्तु हमें चारों ओर घेरती है वह पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। इस दृष्टि से वायु, जल, भूमि, ध्वनि आदि सभी चीजें हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। तो बच्चों पर्यावरण के हिस्से में हमने ये देखा, और यदि इन चीजों का प्रदूषण हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। जैसे नाम से पता चल रहा है प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब होता है गंदा करना, बेकार करना, व्यर्थ करना। ठीक है बच्चों, तो जो भी पर्यावरण के जो तत्व है उनको गंदा करना, ठीक है, जिससे कि वो मानव के या दूसरे प्रकार के जीव जंतु और प्रकृति के लिए हानिकारक हो जाए, इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण होता है। गंदा करना अर्थात जो वस्तु अथवा क्रिया पर्यावरण को गंदा अथवा प्रदूषित करती है उससे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण प्रदूषण देखा। तो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से प्रदूषण शामिल किए गए हैं देख लेते हैं बच्चों। पहला है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बच्चों, जल न केवल मानव के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के जानवर, जो दूसरे प्रकार के जानवर है, जीव जंतु है, उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, या फिर मैं यूं कहूं बच्चों समूची धरा के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए जल एक अति आवश्यक तत्व है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जल की महत्ती भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, तो जल हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। तो इस जल को प्रदूषित करना जल प्रदूषण कहलाता है। तो पृथ्वी पर जीवन पहले जल में ही शुरू हुआ था और आज भी जल जीवन का मूल आधार है। अब ये जल प्रदूषण बच्चों कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से हो सकता है या मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर भी जल प्रदूषित हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों से विश्व के लगभग सभी भागों में जल का प्रदूषण हुआ है। अब ये जल का प्रदूषण बच्चों किस आधार पर हुआ है, कितना स्तर तक हुआ है, उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल प्रदूषण के बारे में हम आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? जो WHO है बच्चों, जो विश्व के स्वास्थ्य को देखता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने जल प्रदूषण की क्या परिभाषा दी है एक बार देख लेते हैं बच्चों। प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थ, अवांछित बाहरी पदार्थ। बच्चों यहां पर ये देखा गया है कि प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से, कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक हो सकते हैं और अन्य स्रोतों से हो सकते हैं। अवांछित बाहरी पदार्थ जो कि वांछनीय नहीं है, अवांछित तरीके से बाहरी पदार्थ आ जाते हैं के कारण जल दूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। और यह प्रदूषण जो होता है बच्चों, जल के अंदर जो ये प्रदूषण होता है, यह प्रदूषण जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है बच्चों, जल में ऑक्सीजन रहती है, जल H2O होता है और इसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है। जब यह घुली हुई ऑक्सीजन एक सामान्य स्तर से कम हो जाती है, ठीक है बच्चों, एक सामान्य स्तर से घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है तो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और वहां रहने वाले जीवों के लिए और या फिर उस जल का प्रयोग करने वाले जीवों के लिए वो जल नुकसानदायक या हानिकारक होता है तथा संक्रामक रोगों के फैलने का कारण बनता है। इससे क्या होता है? संक्रामक रोग
फैल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी परिभाषा दी जल प्रदूषण की। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। बच्चों, इसके मुख्यतः कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण। जनसंख्या का विस्तार ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों लगातार रूप से। इसके अलावा जो औद्योगिक रूप से जो विस्तार हो रहा है, औद्योगिकरण जो हो रहा है, उस वजह से भी जल का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब जल प्रदूषित कैसे होता है बच्चों? 3 तरीके से। अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ यदि जल में शामिल हो जाते हैं अवांछनीय रूप से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। और इन जल में इन पदार्थों की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। बच्चों, एक लिमिट तक यदि वो चीज हो रही है, एक स्तर तक यदि वे चीजें हो रही है, ये प्रदूषक तत्व आ रहे हैं, तो प्रकृति अपने आप में इन प्रदूषक तत्वों से छुटकारा पा सकती है, उसे स्वच्छ कर सकती है। लेकिन बच्चों, उस प्रकृति की सीमा से बाहर अत्यधिक मात्रा में यदि ये प्रदूषक कारक तत्व जल में शामिल हो जाते हैं या प्रकृति में शामिल हो जाते हैं, तो प्रकृति उसको स्वच्छ नहीं कर सकती और इस वजह से यह प्रदूषित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि यद्यपि जल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रदूषण से भी होता है, परंतु मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण चिंता के वास्तविक कारण है। बच्चों, प्राकृतिक रूप से भी जल प्रदूषित होता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषित होता है, उस जल को प्रकृति अपने स्तर पर ही स्वच्छ कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो मानव जनित, जो मानव के कारण जो जल प्रदूषित हो रहा है, वो एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है और इस वजह से प्रकृति उसको स्वच्छ नहीं कर पाती और यही कारण है कि जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि यह जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी के अंदर हम देखेंगे बच्चों कि कौन कौन से प्रदूषण है, प्रदूषण का प्रकार कौन कौन सा है, इसके अलावा कौन कौन से तत्व उसमें शामिल होते हैं और वो जो तत्व प्रदूषणकारी जो तत्व है उनके स्रोत कौन कौन से हैं, वो कहां से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला है बच्चों वायु प्रदूषण, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मैं सभी प्रकार के प्रदूषणों और उसमें सन्निहित प्रदूषककारी जो तत्व है और उनके स्रोत के बारे में यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है बच्चों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किन चीजों से होता है देख लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टेज एंड बेरिलियम, इस प्रकार के जो तत्व हैं वो वायु प्रदूषण करते हैं। दूसरी ओर ये होते कहां से हैं, ये जो तत्व निकलते हैं उनका स्रोत आखिर क्या है? तो कोयले, पेट्रोल, डीजल का दहन। जो बच्चों ये जो कोयला, पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन्स का जो दहन होता है जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनके जलने से औद्योगिक प्रक्रम, औद्योगिक निर्माण की अवस्था में, ठोस कचरा निपटान और वाहितमल निपटान में, ठोस कचरा जो शहरों में बच्चों ठोस कचरा होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसमें, और वाहित जल मल, ठीक है, जो गंदा जल और मल जो होता है मनुष्य का, उसके निपटान में इस प्रकार के वो जो वायु प्रदूषण करते हैं उन तत्वों समाहित होते हैं। तो वायु प्रदूषण के ये तत्व हैं बच्चों और इनके स्रोत इस प्रकार से है। उसी प्रकार से बच्चों जल प्रदूषण है। जल जो प्रदूषण है वो बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस जिसे हम चिकनाई कहते हैं, उनका जल में मिल जाना। इसके अलावा कीटनाशकों एवं पीड़कनाशी के अवशेष, टेनिन, कोलिफॉर्म, MPS, जीवाणु गणना, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे कि सीसा, ऑर्सेनिक, पारा, मैंगनीज आदि रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो जल प्रदूषित करते हैं। और ये जो तत्व हमें प्राप्त कहां से होते हैं? वायुमंडल में या फिर जलमंडल में। वाहित मल निपटान, नगरीय वाही जल, जो नगरों में बच्चों जल मल होता है, जिनके निपटान में वाहित जो मल होता है वो स्वच्छ जल में डाल दिया जाता है, इस वजह से जल का प्रदूषण होता है।
उद्योगों के विषाक्त, उद्योगों से जो बच्चों विषाक्त चीजें निकलती है, विषाक्त पदार्थ निकालते हैं, वो जलीय स्रोतों में डाल दिए जाते हैं। कृषित भूमि के ऊपर बहता जल, बच्चों जो कृषि भूमि है उसमें हम कृत्रिम रूप से खाद या दूसरे पेस्टिसाइड्स वगैरह है उनको डाल देते हैं, और जब वर्षा के दौरान वो बहता हुआ जल स्रोतों में आता है वो जल, तो उसे प्रदूषित कर देता है। बहिस्त्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इन चीजों से या इन स्रोतों से इस प्रकार के प्रदूषककारी तत्व उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं भू प्रदूषण। बच्चों भू प्रदूषण किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। मानव एवं पशु मल आदि विषाणु तथा जीवाणु तथा रोगवाहक विरलन कीटनाशक एवं उर्वरक अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो बच्चों इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भू प्रदूषण करती है। भूमि के ऊपर की मिट्टी और उसके अंदर की जो प्रदूषणकारी जो तत्व है वो इस प्रकार के हैं। अब इनकी प्राप्ति कहां से होती है, अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनौपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग करना। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मृदा को या फिर बच्चों मिट्टी को, ठीक है, या भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। और इसके पश्चात है ध्वनि प्रदूषण। सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये कहां से होते हैं, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियां, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया। ये जो तेज ध्वनि में जो आवाजें हमें सुनाई देती है वो सब किसमें होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने एक प्रदूषण के प्रकार और उनके स्रोत देखे। इसके अंतर्गत हमने देखे ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये चीजें देखी। इसके पश्चात देखते हैं हम भारत में जल प्रदूषण के कारण। भारत में जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और किस वजह से भारत में अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। तो पहला है बच्चों नगरीयकरण। नगरों के अंतर्गत जल प्रदूषण भारी मात्रा में होता है। वो किस प्रकार से होता है देखते हैं बच्चों, कि एक तो बच्चों नगरों के अंतर्गत अनियोजित ढंग से विस्तार हो रहा है। नियोजित तरीके से यदि नगरों का विस्तार होगा तो इतनी समस्याएं नहीं आ पाएगी। ना तो जल प्रदूषण की समस्या आएगी, ना ही वायु प्रदूषण की समस्या आएगी, ना ही नगरीय जो अपशिष्ट है, जो ठोस कचरा होता है बच्चों, उसकी समस्या आएगी। इस प्रकार की जो नगरों की जो विभिन्न समस्या है वो उसका मुख्य कारण है अनियोजित ढंग से उनका विस्तार हो जाता है। कच्ची बस्तियां, ठीक है बच्चों, इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण हो जाना, सार्वजनिक स्थान पर बस्तियों का निर्माण हो जाना और अनियोजित तरीके से छोटे छोटे रोडों में उनका निर्माण हो जाना, ये सब नगरीय समस्या में देखे जाते हैं। तो जल प्रदूषण में के अंदर भी नगरीय जो समस्या है उसका जो पहला कारण है बच्चों वो क्या है, अनियोजित ढंग से विस्तार होना। और उसके पश्चात यदि मैं बात करूं बच्चों, तो जो वहां नगरों में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके जो मल है या फिर उनका जो जल है, वेस्ट जो पानी है, उसका निपटान अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नालों के द्वारा, ठीक है बच्चों, नालों के द्वारा एक स्थान से जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो समूचा स्वच्छ जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। अधिकांश नगरों में मल जल के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं होती और जल को साफ किए बिना ही नदियों में या जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो स्रोत भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने कारण देखे नगरीकरण के। इसके पश्चात देखते हैं हम उद्योग। बच्चों उद्योग विशेष रूप से जो नदी तटों पर जो उद्योग हैं उनके कारण भी जल प्रदूषण देखे गए हैं। नदी तटों पर इससे उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है या विभिन्न प्रकार के जलीय द्रवीय स्रोत हैं वो जाकर के उन नदी में या नालों में या फिर नहरों में डाल दिए जाते हैं, उनमें बहा दिए जाते हैं, जिससे कि वो स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं। नदियों के किनारे पर सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां स्थित है। उद्योगों से औद्योगिक कचरा, अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ना केवल ये जल प्रदूषित करते हैं बल्कि वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण तो ये करते ही हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं उसमें एक कारण
उद्योग भी है। यदि हमने अच्छे से इन पर काम किए, बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े यदि प्रदूषण कर रहे हैं फिर हम उद्योग क्यों लगाएं? बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन उद्योग लगाना आवश्यक है। यदि हमें विकास करना है क्षेत्र का तो उद्योग भी लगाना होगा, जिससे कि रोजगार की प्राप्ति होगी, सामान हमें मिलेंगे, वस्तुओं की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उद्योग लगाना तो आवश्यक है, लेकिन यदि हम उचित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि हम उन्हें लगाएंगे और प्रदूषण को रोकने के उपाय करेंगे तो हमें ये कष्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो यदि कचरा का निपटान हो, प्रदूषित अपशिष्ट जल हो, उनको हम स्वच्छ कर दे, फिर जाकर के यदि हम स्रोतों में डाल दे, ठीक है, जहरीली गैसें, उन जहरीली गैसों को हम यदि स्वच्छ कर दे तो हम हो सकता है कि उसमें कमी कुछ कर सकते हैं प्रदूषण में। रासायनिक अवशेष हैं, उनका उपचार कर देना चाहिए। अनेक भारी धातुएं हैं, धूल है, धुआं है, उनका यदि उपचार करने के पश्चात यदि हम स्वच्छ क्षेत्र में, चाहे वायु हो चाहे जल हो, स्वच्छ जल में या स्वच्छ वायु को यदि निकाल दे उनका उपचार करने के बाद, तो बच्चों ये समस्या कम हो सकती है। सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग व कागज उद्योग, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योग है। तो यहाँ पर जल की अधिक मांग रहती है और इससे निकलने वाला, इन उद्योगों से बच्चों निकलने वाला जो जल है वो दूसरे जल को, जो स्वच्छ जल है, उसको प्रदूषित कर देता है। जैसे कि चमड़ा उद्योग में जल की आवश्यकता होती है, लुगदी उद्योग, कागज में, वस्त्र उद्योग में, वस्त्रों के रंगाई में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसायनों में जल मिलाया जाता है या जल निकला जाता है, और इस प्रकार का जो जल है वो भूमि प्रदूषण भी करता है और जल प्रदूषण भी करता है। उद्योगों द्वारा भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। बच्चों दामोदर नदी है वो उद्योगों द्वारा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उद्योग वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इस दामोदर नदी के आसपास विभिन्न प्रकार के उद्योग अवस्थित है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम सांस्कृतिक कारण। जल प्रदूषण के कौन कौन से सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं? तो बच्चों यह कुछ समाजों में रीति रिवाज है कि वो क्या करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, नदियों के किनारों पर। साथ ही बच्चों वहां पर क्या करते हैं, लोगों एवं जानवरों के मृतक शरीर को बहा दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम नदियों के जल का उपयोग। बच्चों नदियों के जल का यदि हम उपयोग बहुत अधिक तादाद में करते हैं तो भी जल प्रदूषण हो जाता है। भारत की नदियां, विशेष रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों में पर्याप्त जल राशि होती है। इनसे सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में जल निकाला जाता है और उनमें जल राशि कम और जल प्रवाह मंद हो जाता है। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। यदि लगातार प्रवाह होता रहे नदी में तेज गति से तो प्रदूषण कम होगा। बच्चों यमुना नदी यदि आपने देखा हो, दिल्ली से आगे निकल करके जो यमुना नदी है वो काले रंग में हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक रंग उसमें यमुना नदी का दिखने लग जाता है और झाग भी उसमें आने लग जाते हैं। ठीक है, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार करने के पश्चात जहाँ समूची कानपुर जैसी जगह पर जाते जाते तो वो बिल्कुल काली हो जाती है, वहां पर झाग जैसी अवस्था हो जाती है, अर्थात प्रदूषित नदी का एक सर्वोत्तम उदाहरण देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम नदी जल की पारिस्थिति को संतुलित अवस्था में रखने के लिए नदी में जल की निश्चित न्यूनतम मात्रा अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा नदी जल का प्रदूषण बढ़ जाता है। अतः हमें नदियों से अंधाधुंध जल निकालने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने देखा। बच्चों अगला प्रकार है, पांचवा जो है वो है कृषि में। कृषि में रसायनों का उपयोग। जो कृषि में रसायनों का उपयोग लगातार रूप से हरित क्रांति के पश्चात बढ़ रहा है, ये हमने देखा था। अब इसी प्रकार से यदि बढ़ता गया तो ये जो रसायन है, ठीक है बच्चों, ये रसायन क्या करते हैं, पानी में मिल करके, पानी में घुल करके स्रोतों को गंदा कर देते हैं। तो कृषि उपज को बढ़ाने तथा फसलों को रोगों एवं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है और कुछ कीटनाशक रसायन पानी में घुल करके उसका प्रदूषण कर देते हैं और इसका प्रयोग बच्चों लगातार रूप से बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है, यहाँ इन क्षेत्रों में बच्चों अधिक मात्रा में जल प्रदूषण देखा गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से भी है कि वहाँ की जो बहने वाली जो नदियाँ है,
यदि मैं बात करूं राजस्थान में, राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान फीडर के द्वारा आती है, वो उस नहर को भी भारी मात्रा में प्रदूषित का कारण भी यही है। कौन सा? कृषि में रसायनों का उपयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण के जो कारण हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। बच्चों, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बता देता हूं। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी जो कि भारत की मुख्य नदी है और पूरे बच्चों उत्तर भारत को एक जीवन देने वाली नदी है। ठीक है, यह उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और उत्तराखंड से जहां से ये स्टार्ट होती है गंगोत्री से बच्चों, वहां से ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के पश्चात बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में इसके किनारे पर विभिन्न प्रकार के शहर हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। उन शहर और नगरों के द्वारा ठोस कचरा या दूसरे प्रकार के मल जल को उस नदी में डाल दिया जाता है। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट है, चाहे वो द्रव के रूप में हो चाहे वो ठोस के रूप में हो, वो भी उस नदी में डाल दिया जाता है। वर्तमान में जो ये हमारी पूज्य गंगा नदी है बच्चों, पुरातन संस्कृति से ही गंगा को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में यह भारी प्रदूषण का शिकार हो रही है। इस कारण से उत्तर भारत की जो जीवनदायिनी जो ये नदी है वो लगातार रूप से उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड इन पूरे क्षेत्र में ही प्रदूषण का शिकार हो गई है। इसी कारण से जुलाई 2014 में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम का स्टार्ट किया जिसका नाम था नमामि गंगे कार्यक्रम। बच्चों, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, लगभग 18 वर्ष का इसमें समय लिया गया है। मतलब टारगेट जो है बच्चों वो 18 वर्ष का है और 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम। और बच्चों, इसके लिए अलग से मंत्रालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ में नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है बच्चों, अब इस कार्यक्रम में कौन कौन सी चीजें होगी, कौन कौन से हमें कार्य करने पड़ेंगे, कौन कौन से हमें कार्य करने चाहिए जिससे कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके और यह गंगा नदी जो पावन गंगा नदी है वो दोबारा से उसी स्वरूप में आ सके जो पहले अवस्था में थी। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है? पहला काम करना है शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था बच्चों कि जो इसके किनारों पर जो बड़े बड़े शहर है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है, जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। इस पूरे क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अधिक घनत्व होने के कारण यहाँ पर जल मल का निपटान की समस्या भी ज़्यादा रहती है और इस वजह से यदि इन शहरों में हम सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, सीवर ट्रीटमेंट होता है बच्चों जो जलमल होता है उसको डायरेक्ट नदी में न डाल करके उसका पहले उपचार कर दे, ठीक है, और फिर जो बाकी का बचा हुआ जल है वो नदी में बहा दे, इससे कि उसमें प्रदूषणकारी जो तत्व है वो नदी में नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम पहला काम कर सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। उद्योगों से जो प्रवाह निकलता है बच्चों, जो उद्योगों से प्रवाह निकलता है वो अधिकांशतः क्या होगा? प्रदूषणकारी होगा। उसमें ठोस पदार्थ हो सकते हैं, चाहे द्रवीय पदार्थ भी हो सकते हैं। तो उनका जो प्रवाह होगा, जो नदी में जाएगा उद्योगों से निकलने वाला, उसकी हम निगरानी कर सके और सीधे तौर पर हम नदी में ना डालें, इस प्रकार के कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अगला है नदियों का विकास। बच्चों, ना केवल गंगा नदी बल्कि इसकी जो जितनी भी सहायक नदी है जो कि उत्तर या दक्षिण से इसमें मिलती है, उनका भी हमें विकास करना होगा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात है अगला नदी के किनारों पर वनीकरण, जिससे कि जैव विविधता में वृद्धि हो। नदी के जो किनारे हैं उसमें हमें क्या करना होगा? वन लगाने होंगे, जिससे कि ना केवल नदी बल्कि उसके आसपास का क्षेत्र भी स्वच्छ बना रहे और जैव विविधता भी वहां पर लगातार रूप से बनी रहे। नदियों के तल की सफाई। जब बच्चों नदियों का जो तल है, विशेष रूप से ग्रीष्म काल में जब पानी का स्तर नीचे रहता है, पानी कम रहता है, उस समय यदि हम तल की सफाई कर सके,
इस प्रकार के संभव हो सके तो वो काम भी हम कर रहे हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। बच्चों, गंगा ग्राम ऐसे गांव का विकास करना जो कि तटों पर है, और गंगा ग्राम का विकास करना विशेष रूप से इन राज्यों में जो कि गंगा नदी की सफाई पर विशेष ध्यान दे सके, ठीक है, और वहां पर स्वरोजगार की उत्पत्ति हो सके। रोजगार की यदि हम प्राप्ति कर लेंगे इन क्षेत्रों में तो समस्या हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है बच्चों। अगला है, नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, धार्मिक रूप से ही क्यों ना हो, ठीक है। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना। बच्चों, यदि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, जागरूकता पैदा करना। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में जागरूक होगा कि हमें हमारे सार्वजनिक जो स्थान है, चाहे वो नदी हो, नाले हो, सड़क हो या कोई भी सार्वजनिक स्थान है, उसे गंदा नहीं करना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ हो गई, जागरूक हो गया, तो कोई भी व्यक्ति इसको गंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है, जागरूकता पैदा करना है। स्वच्छ भारत जो अभियान है वो इसी के आधार पर चलाया गया है कि सभी प्रकार की सफाइयों की तरफ हम जागरूक हो सके, चाहे अपने घर की सफाई हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, चाहे हमारी नदी हो, चाहे हमारे कोई दूसरे संस्थान हो, ठीक है बच्चों। तो सभी प्रकार की सफाई के रूप में जागरूकता पैदा करने वाला होगा वो इस प्रकार का काम होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। अगला है बच्चों वायु प्रदूषण। जिस प्रकार से बच्चों जल प्रदूषण को देखा हमने, उसी प्रकार से वायु प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। वायु, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है। अब वायु यदि प्रदूषित हो जाए तो विभिन्न प्रकार की समस्या हमें देखी जाती है। तो वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है और यह कैसे होता है, आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कई गैसें, धूल, कण, जल वाष्प उपस्थित है और प्रकृति द्वारा उनकी मात्रा निश्चित की गई है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जो वायुमंडल में जो गैस या तत्व है वो निश्चित अवस्था में है, ठीक है। यदि उन निश्चित अवस्था की जो गैस है या दूसरे कण है उनमें अंतर आ जाए, चाहे कमी आ जाए, चाहे उनमें बढ़ोतरी हो जाए, दोनों ही अवस्था में वो क्या होगा, प्रदूषण कहलाएगा। देखो बच्चों, नाइट्रोजन कितना है, 78.03%। तो 78.03% नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है 20.99%। उसके बाद आर्गन है 10.94% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। बच्चों, अब इन गैसों का यदि व्यवस्था गड़बड़ा जाए, ठीक है, कोई कम हो जाए या कोई ज्यादा हो जाए, उससे क्या होगा, उससे वायु प्रदूषित होगी। तो जैसी यहां पर प्रकृति द्वारा इनका अनुपात है, उसी प्रकार का अनुपात उस क्षेत्र में होना चाहिए। थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे होता है बच्चों, बहुत कम नगण्य मात्रा में, वो प्रकृति अपने हिसाब से सेटल कर लेती है। लेकिन यदि मानव जनित कारण के कारण बहुत ज्यादा यदि इसमें परिवर्तन आता है तो प्रकृति उसमें चेंज नहीं कर सकती और वो प्रदूषण हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं हम, जब वायु में इन गैसों का संतुलन बिगड़ता है तो वायु का प्रदूषण हो जाता है। वायु के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी है। हालांकि बच्चों प्रकृति भी इसमें प्रदूषण हो सकता है, प्रकृति प्रदत्त कारक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त जो कारक होंगे उसका सुधार भी प्रकृति अपने स्तर पर कर लेती है। मानवीय जो कारक है बड़ी तेजी से होते हैं, बड़ी जल्दी से होते हैं और बहुत ज्यादा विघटनकारी होते हैं। इस कारण से जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो प्रदूषण होता है वो ज्यादा घातक होता है। मानव द्वारा उद्योगों के विकास, नगरों के विस्तार के साथ साथ परिवहन में वृद्धि के कारण वायु का प्रदूषण होता है। तो केवल उद्योगों का विकास ही नहीं, नगरों का विस्तार ही नहीं, बल्कि परिवहन में जैसे जैसे हमने वृद्धि देखी उस कारण से भी वायु प्रदूषित हो रही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम, उद्योगों एवं वाहनों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वायु में प्रवेश करके उसका प्रदूषण कर देती है, ठीक है।
1780 से 1820 के बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। अब औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया बच्चों, इस औद्योगिक क्रांति में क्या होता है? उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों में जो मशीनें चलती है वो किसके द्वारा चलती है? हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, अर्थात कोयले से, पेट्रोलियम से। ठीक है, इस प्रकार के हम यदि ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वो धुआं भी छोड़ता है। अब धुआं जो छोड़ता है उसमें क्या होता है? मुख्यतः CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है पर्यावरण में वो फिक्स है। कितनी है? हमने देखा था बच्चों 0.03%। यदि इस प्रतिशत से ज्यादा हो जाए तो वो प्रदूषण हो जाएगा। लगातार रूप से हम सालों से, या फिर मैं कहूं 2-3 शताब्दियों से इस पर काम कर रहे हैं, और लगातार रूप से हम जो औद्योगिक क्रांति है उसके पश्चात धुआं छोड़ने का या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का जो काम है वो मानव कर रहा है। अब बच्चों लगातार रूप से यदि हम इतना काम कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वो भी बढ़ रहा है। इस वजह से बच्चों यहां पर देखते हैं, इस क्रांति से पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन के हिसाब से मात्रा केवल 0.0294% अथवा 294 ppm थी, जो कि बढ़कर के अब 380 ppm हो गई। अब ये ppm क्या है बच्चों? पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख कणों में से कितने कण। ठीक है, तो पहले जो ये 294 थी वो बढ़कर के 380 हो गई, अर्थात इसमें वृद्धि देखी गई है। वृद्धि यदि देखी गई है इसका मतलब ये हुआ कि जो वायु का जो निश्चित अनुपात था विभिन्न गैसों का जो निश्चित अनुपात था वायु में बच्चों, वो गड़बड़ा गया है, उसमें परिवर्तन आ गया है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की हानिकारक जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और वायुमंडल के तापमान में भी वृद्धि होती है। अब ये वायुमंडल में जो तापमान में वृद्धि होती है इसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। अब ये क्या चीज होती है बच्चों? हरित गृह प्रभाव का तात्पर्य होता है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, ठीक है, इस वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर इसी प्रकार से दूसरी गैसें होती है, वो गैसों का काम होता है पृथ्वी को गर्म रखना। ठीक है, अब यदि हम लिमिट में, कितनी लिमिट है हमारी? 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पर्यावरण में या हमारे वायुमंडल में इसका प्रतिशत निश्चित है। यदि इस निश्चित प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चों पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि निश्चित मात्रा से कम हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा। इस कारण से हम देख रहे हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार रूप से बढ़ रही है, इस वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर आदि भी जब निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में वायु में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रदूषण करते हैं। तो जो निश्चित मात्रा हमारे यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, वायुमंडल में, यदि उससे ज्यादा या कम हो जाती है तो वो प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण। इस प्रकार से हमने देखा वायु प्रदूषण से मनुष्य को अनेक बीमारियां हो जाती है, जिसमें खांसी, सांस फूलना, दमा, थकान, निमोनिया, फेफड़े का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, वात स्फीति, हृदय रोग, जिगर की बीमारी तथा कैंसर जैसे घातक रोग भी हमें हो सकते हैं वायु प्रदूषण से। तो वायु प्रदूषण के हमने कारण यहां पर देखे। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है बच्चों। ठीक है, अब भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या है? भारत में कौन कौन से कारण है जिससे कि वायु प्रदूषण होता है? घटिया प्रकार का ईंधन, जो हमारा ईंधन हम उपयोग में लेते हैं वो क्या है? कमजोर प्रकार का है, जिससे कि धुआं ज्यादा होती है। वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि, वाहनों की, और आज की तारीख में जैसे जैसे भारत में विकास हो रहा है वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार के पास में अपना निजी वाहन होने लग गया है, जिससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। यदि हम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, ठीक है बच्चों, सार्वजनिक रूप से जो परिवहन होते हैं उनका उपयोग करें तो इस प्रदूषण में कमी भी आ सकती है। तो वाहनों की संख्या में लगातार रूप से वृद्धि हो रही है, वाहनों की गुणवत्ता एवं रखरखाव में कमी आ रही है। ठीक है, पुरानी व्हीकल्स को, पुराने वाहनों को यदि हम चलाएंगे तो ज्यादा प्रदूषण होगा। तो रखरखाव में, गुणवत्ता में, उसकी समय पर हम उपचार नहीं कर पाते, ठीक है,
यदि हम वाहनों का समय पर उपचार करें, उसके इंजन को हम समय पर ठीक कराएं, तो समस्या कम हो सकती है। उद्योगों का अनियंत्रित विकास, उद्योगों का जो विकास है वो अनियंत्रित है, और विशेष रूप से जो धुआं छोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो धुआं छोड़ते हैं, उनका उपचार करके, ठीक है, उन चिमनियों के द्वारा उनका उपचार करके यदि हम फिर छोड़े हवा को, तो क्या होगा, जो विशेष रूप से ठोस कण हैं वो वहीं पर ही रुक जाएंगे और भारी पदार्थ वो हवा में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। उद्योगों की गलन स्थान पर स्थित, जो उद्योग है वो गलत स्थान पर स्थित होते हैं, उनको दूसरे स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर लगाने चाहिए जहां पर वायु प्रदूषण कम हो। विशेष रूप से शहरों में, शहरी क्षेत्रों में या आवासीय स्थानों पर उद्योग ना लगा करके दूरस्थ स्थानों पर जहां वायु प्रदूषण कम हो, या जो प्रदूषित हो रही है वायु उसको स्वच्छ पर्यावरण कर सके, ऐसे स्थानों पर लगाने चाहिए। पुरानी व घिसी पिटी प्रौद्योगिकी, लगातार रूप से बच्चों यदि हम प्रौद्योगिकी के रूप में विकास करें तो क्या होगा, ये वायु प्रदूषण कम हो सकता है। और यदि हम पुरानी प्रौद्योगिकी पर ही काम करेंगे, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी यदि हम नहीं ला पाएंगे, तो फिर क्या होगा, वायु प्रदूषण ज्यादा होगा। और नई टेक्नोलॉजी जो होगी बच्चों वो इको, ठीक है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल होगी। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कड़े कानूनों की अनुपस्थिति तथा वर्तमान कानूनों का खुला उल्लंघन। बच्चों, कानून तो बने हुए हैं, लेकिन यदि हम उनका कड़े कानूनों की यदि उपस्थिति नहीं होगी या वर्तमान जो कानून है उनको नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, कानून तोड़ भी जाएंगे और प्रदूषण भी हो जाएगा। तो कानून बने हुए हैं, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए और भी कड़े कानून बनाने चाहिए जो कि प्रदूषण को कम कर सके, और वर्तमान में इस पर काम भी चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं। ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो कि भारत में वायु प्रदूषण को कम कर सके हैं। जनसाधारण को शिक्षित करना, जनसाधारण को शिक्षित करेंगे यदि हमें उन्हें जागरूक करेंगे कि जो प्रदूषण हो रहा है बच्चों, तो उससे क्या होगा, हमें खुद को समस्या होगी, समूचे जगत को समस्या होगी, ना केवल मानव को बल्कि पशु पक्षियों को, विभिन्न दूसरे जो जीवधारी हैं और समूची धरा को, पूरी पृथ्वी को इससे समस्या हो सकती है। यदि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, ठीक है, बचपन से ही, छोटी क्लासेस से बच्चों को इसके बारे में शिक्षित करेंगे, तो लोग बाग इसके बारे में जागरूक होकर के क्या होंगे, इसके बारे में विचार करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे कि प्रदूषण न्यूनतम हो सके। ठीक है। प्रदूषण संबंधी सख्त कानून बनाना तथा उनका सख्ती से पालन करवाना। ठीक है, इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। उचित ईंधन का प्रयोग करना। बच्चों, जो पेट्रोल वर्तमान में उपयोग में लाया जा रहा है, BS3, BS4, BS5, इस प्रकार के यदि हम अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड मानक जो हम उपयोग में ला रहे हैं ईंधन का, यदि हम लगातार रूप से अच्छा प्रकार का हम काम करें, जिससे कि क्या होगा, प्रदूषण कम हो सके। औद्योगिक धुएं तथा हानिकारक गैसों के निष्कासन का उचित प्रबंध कर सके। औद्योगिक रूप से जो धुआं निकलता है, उद्योगों को रोक नहीं सकते बच्चों, मैंने जैसे पहले भी बताया था, उद्योगों को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, यह हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि उद्योग तो लगे, साथ ही साथ उन उद्योगों से जो हमें हानि हो रही है उस हानि को हम किसी प्रकार से कम कर सके, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे जागरूकता के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, हम उन हानियों को कम कर सकते हैं। और प्रदूषण नियंत्रण के संयंत्रों की उचित व्यवस्था कर सके, जो प्रदूषण को कम कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे संयंत्र, ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनें हम इजाद कर सके। ठीक है, इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। छठा है बच्चों, उद्योगों को उचित स्थान पर स्थापित करना। उचित स्थान पर उद्योग स्थापित हो, शहरी या आवासीय स्थान से थोड़ा दूर हो, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। वाहनों की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, वर्तमान में इस प्रकार के काम भी है, हो रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार हो रहा है, जिसके तहत 15 साल या उससे अधिक जो व्हीकल है उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के काम सरकार के द्वारा भी बच्चों किए जा रहे हैं, जिससे कि उनमें गुणवत्ता या हो सके। और लगातार रूप से जो हमारी व्हीकल्स है उन पर हम लगातार रूप से उनके इंजन में सुधार कर सके, उनकी लगातार रूप से उन पर हम काम कर सके, जिससे कि कम धुआं वो इंजन छोड़े और लगातार रूप से वो काम कर सके। पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस
या सीएनजी जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग करें। वो लगातार हम काम भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चाहे सीएनजी का प्रयोग हो, ये इस पर काम चल रहा है बच्चों। और यदि हम इस पर काम करेंगे तो पेट्रोल डीजल ये ना केवल भारत के संदर्भ में अच्छा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम भारत में इसका उत्पादन बहुत न्यूनतम होता है, तो ना केवल भारत के संदर्भ में अच्छा होगा बल्कि ये वायु प्रदूषण जैसी चीज़ों को भी कम कर सकता है। वृक्षारोपण पर अधिक बल देना। बच्चों, जो धुआं है या वायु प्रदूषण है वो वृक्षारोपण से कम हो सकता है। अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्षारोपण करें, लोगों को जागरूक करें कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। और निजी वाहनों की अपेक्षा जन परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग करें। यदि हम इस प्रकार के काम करेंगे तो वायु प्रदूषण कैसा होगा? कम होगा। और इस वायु प्रदूषण को कम करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य होगा। तो हमने एक चीज विशेष रूप से देखा हम बच्चों, पेट्रोल और डीजल के स्थान पर वाहनों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना, अर्थात विद्युत से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना। तो यह किस प्रकार का काम होगा? ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेगा, क्योंकि भारत का अधिकांश जो पैसा हमने निर्यात और आयात में पढ़ा था, व्यापार वाले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, कि भारत का जो आयात है वो अधिकांश आयात किस में होता है? पेट्रोलियम के द्वारा होता है। तो पेट्रोलियम आयात करने के कारण हमारी जो मुद्रा, विदेशी मुद्रा है, उसमें कमी आती है। इस कारण से हमें पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग करना होगा। बच्चों, हमारे घरों में भी यदि हम कोई नया व्हीकल लेकर के आएँ तो इसका ध्यान रखना है कि या तो वो सीएनजी द्वारा हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और पर्सनली यदि हम बात करें तो पेट्रोल डीजल जो महंगा हमें प्राप्त हो रहा है उससे सस्ता दर पर हमें विद्युत और सीएनजी प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के फायदे यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने आज देखा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण के अंदर देखा हमने कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है और जल किन कारणों से प्रदूषित होता है, उसका बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के द्वारा भी हमने ये देखा कि किस प्रकार से वायु को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं और कौन कौन से हम काम इसके बारे में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने बच्चों देखा कि आज हमने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पढ़ा। अगली क्लासेज में हम ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के ठोस कचरा निपटान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।